Hello and welcome everyone to St. John David online classes. Today in this class we will discuss the topic lymph and a little bit of transportation in plants. So let's get started. Before starting, subscribe this channel as well as press the bell icon for regular video updates. Okay, so I am going to start it. So firstly we will know that what is lymph. Lymph क्या होता है? सो लिम्फ इज़ अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड। ये एक तरीके की फ्लूइड होती है जो कि ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व होती है। ये भी कुछ न कुछ बॉडी में ले आने का काम करती है। तो लिम्फ जो है वो क्या है, एक कलरलेस फ्लूइड है जो कि ट्रांसपोर्टेशन में भी इन्वॉल्व होती है और इसको लिम्फ कहा जाता है। लिम्फ को टिश्यू फ्लूइड के नाम से भी जाना जाता है। टिश्यू फ्लूइड के नाम से क्यों जाना जाता है ये हम फर्दर अभी समझेंगे इस बात को। तो लिम्फ आती कहाँ से है? देखिए, हमारे बॉडी में जो भी कैपिलरीज़ होती हैं, आपको मालूम है कि हमारे बॉडी में आर्टरीज़ हैं, वेन्स हैं और कैपिलरीज़ हैं। तो ये जो कैपिलरीज़ होती हैं इनकी वॉल्स में बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं। तो इन्हीं पोर्स के थ्रू कुछ अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, प्रोटीन और कुछ ब्लड सेल्स जो हैं वो इन कैपिलरीज से बाहर आ जाते हैं और बाहर आके दो टिश्यूज़ के बीच का जो स्पेस होता है जिसको हम बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस, है ना। तो जो दो टिश्यूज़ के बीच में स्पेस होता है उस स्पेस में ये सारी चीज़ें आके इकट्ठा हो जाती हैं। मतलब कैपिलरी के पोर से थोड़ा अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, कुछ अमाउंट ऑफ प्रोटीन और कुछ ब्लड सेल्स जो है उस कैपिलरी में से निकल के टिश्यू का जो स्पेस होता है, दो टिश्यूज़ के बीच में जो स्पेस होता है उन स्पेस में आके ये फ्लूइड इकट्ठा होती हैं और फिर इकट्ठा होते होते ये बनाती हैं टिश्यू फ्लूइड या फिर लिम्फ इनको कहा जाता है। अब क्या होता है कि ये जो लिम्फ है, ये जो फ्लूइड इकट्ठा हुई है टिश्यूज़ के बीच में, ये प्लाज्मा जैसी ही होती है लेकिन ये कलरलेस होती है और इसमें जो प्रोटीन की अमाउंट होती है वो बहुत ही कम होती है। तो ये जो लिम्फ है, लिम्फ जब इकट्ठा हो जाती है टिश्यूज़ के बीच में तो फाइनली ये जो फ्लूइड इकट्ठा हुआ है वो एक कैपिलरी में ड्रेन आउट हो जाता है। उस इंटरसेलुलर स्पेस में से वो फ्लूइड जो है एक कैपिलरी में चला जाता है जिसको हम बोलते हैं लिम्फेटिक कैपिलरी। उस कैपिलरी में वो फ्लूइड चला जाता है और उसके बाद वो कैपिलरी जो है फिर फर्दर आगे जाके एक लार्ज वेसल में कन्वर्ट हो जाती है, या आप कह सकते हैं वो कैपिलरी जो है लार्ज वेसल में जाके ज्वाइन हो जाती है और फाइनली जो है ये फ्लूइड ये लार्जर वेन्स में जाके ओपन होते हैं। और मतलब ये लिम्फ जो है ये ट्रेवल कहाँ से करती है? कैपिलरी के पोर से प्लाज्मा, प्रोटीन्स और ब्लड सेल्स निकल जाते हैं और टिश्यूज़ के बीच में इकट्ठा होते हैं। फिर वो जो टिश्यूज़ के बीच में फ्लूइड इकट्ठा हुई है वो फ्लूइड कैपिलरी में आती है। वो कैपिलरी फिर लार्ज लिम्फ वेसल्स में ओपन होती है। फिर वो लिम्फ वेसल्स जो हैं वो लार्ज वेन में ओपन होती हैं। तो जो लिम्फ है वो अपने अंदर क्या क्या कैरी करता है? वो जो भी डाइजेस्टेड या फिर एब्जॉर्ब फैट है इंटेस्टाइन में से उसको कैरी करता है अपने साथ, और साथ ही साथ जो एक्सेस अमाउंट ऑफ फ्लूइड है, जो फ्लूइड एक्सेस में है जिसकी ज़रूरत बॉडी में नहीं है, जिसको किस सेल और टिश्यू ने बाहर निकाल दिया है, उन फ्लूइड्स को वो अपने साथ कैरी करती हैं, उसको वहाँ से हटाती हैं और ये सारी चीज़ों को वापस से ब्लड में डालने का लिम्फ काम करती हैं। तो ये था एक ओवरव्यू कि लिम्फ क्या होता है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। हमने अपने बॉडी में सर्कुलेशन के बारे में पढ़ा था कि हमारे बॉडी में चीज़ें कैसे ट्रैवल करती हैं, इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स ब्लड के थ्रू किस तरीके से सर्कुलेट करते हैं थ्रू आउट द बॉडी, ये हमने जाना है। अब हमको पढ़ना है कि प्लांट्स के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं या फिर जो रॉ मटेरियल्स हैं न्यूट्रिएंट्स को बनाने के लिए, वो सारी चीज़ें किस तरीके से प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट होती हैं। सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दैट। तो
हम लोगों ने जैसा पहले डिस्कस किया है कि बहुत सारे सिंपल कंपाउंड्स जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी चीज़ें जो है क्लोरोफिल के अंदर स्टोर होती हैं, है ना। ये सारी चीज़ें क्लोरोफिल के अंदर स्टोर होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट, आपका वाटर, ये सारी चीज़ें जो है क्लोरोफिल के अंदर आती हैं और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इसके अंदर होता है। तो इनके अलावा और भी बहुत सारे रॉ मटेरियल्स हैं जो कि प्लांट के बॉडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फोटोसिंथेसिस के जो रॉ मटेरियल हैं, सनलाइट हो गया, वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, सिर्फ यही ज़रूरी है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स हैं जो कि प्लांट की बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि अभी तो ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, इनमें से मेजर पार्ट्स जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट, ये तो थ्रू एटमॉस्फेयर ये गेन करते हैं। लेकिन ये जो दूसरे टाइप्स के रॉ मटेरियल हैं, जैसे कि आपका नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, या और भी अलग अलग टाइप के मिनरल्स, ये सारे जो रॉ मटेरियल्स हैं, इसका जो उनके पास नियरेस्ट सोर्स है वो है सॉइल। सॉइल से प्लांट जो हैं ये नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और बहुत सारे मिनरल्स को ऑब्टेन करते हैं। तो इनका जो एब्जॉर्प्शन है, इनका जो इनटेक है, वो प्लांट के उस पार्ट से होता है जो पार्ट सॉइल के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है। तो ये हम सबको मालूम है कि प्लांट का कौन सा पार्ट जो है सॉइल के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है, या एग्जैक्टली रूट्स जो है प्लांट्स के, वो सॉइल के डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं। ओके, तो अब देखिए जो डिस्टेंस है सॉइल का और रूट का, है ना, सॉइल का और रूट का और क्लोरोफिल का। देखिए यहाँ पे जो सेंटेंस है मैं उसको पढ़ रहा हूँ। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन सॉइल कॉन्टैक्टिंग ऑर्गन्स एंड क्लोरोफिल कॉन्टैक्टिंग ऑर्गन्स आर स्मॉल, एनर्जी एंड रॉ मटेरियल कैन ईजिली डिफ्यूज़। इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि अगर जहाँ पे क्लोरोफिल है वो ऑर्गन और जहाँ पे रूट है वो ऑर्गन, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, मतलब लीफ और रूट का बीच का जो डिस्टेंस है, वो अगर बहुत छोटा है, मतलब एक नॉर्मल सेंटेंस में अगर प्लांट स्मॉल है, अगर प्लांट छोटा है, तो छोटा होगा तो उसकी लीव्स और रूट भी पास पास होंगी। तो उस केस में क्या होगा कि जो एनर्जी का ट्रांसपोर्ट होना है और जो रॉ मटेरियल्स का सॉइल से प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट होना है, ये इनका ट्रांसपोर्टेशन डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू ईजिली हो सकता है ना। थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न मीन्स फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, चीज़ें आसानी से ट्रेवल कर सकती हैं स्मॉल डिस्टेंसेस में। लेकिन अगर ये डिस्टेंस बड़ा है, मतलब कि अगर प्लांट जो है वो टॉल है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो ये जो डिफ्यूज़न प्रोसेस है ये सफिशिएंट नहीं होगा कि वो रॉ मटेरियल और जो लीव्स के अंदर जो एनर्जी डेवलप हुई है थ्रू फोटोसिंथेसिस, उसका ट्रांसपोर्टेशन प्लांट के अंदर हो सके डिफ्यूज़न प्रोसेस से। तो जो टॉल प्लांट्स हैं, बड़े प्लांट्स हैं, उनके अंदर डिफ्यूज़न प्रोसेस से ट्रांसपोर्टेशन सफिशिएंट नहीं होता है। तो उसके लिए एक प्रॉपर सिस्टम बना हुआ है प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जिसको कि हम आगे देखेंगे। तो अब देखिए क्या होता है, ये तो हमको मालूम हो गया कि जो बड़े प्लांट्स हैं उनमें डिफ्यूज़न वर्क नहीं करेगा। ओके, अब देखिए क्योंकि एनर्जी की जो नीड है वो बॉडी डिज़ाइन के ऊपर निर्भर करती है, डिपेंडेंट है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल प्लांट्स मूव नहीं करते हैं, ठीक है ना, और प्लांट्स की जो बॉडी है उनमें बहुत ज़्यादा डेड सेल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। सारे सेल्स लिविंग नहीं होते हैं प्लांट्स में। तो 2 पॉइंट यहाँ पे बताई गई है कि प्लांट्स मूव नहीं करते हैं और उनके अंदर बहुत सारे डेड सेल्स होते हैं,
जिसकी वजह से प्लांट्स को जो एनर्जी की नीड है वो बहुत कम होती है, क्योंकि जब वो चलेंगे नहीं तो एनर्जी ज़्यादा लॉस नहीं होगी, और मैक्सिमम सेल्स उसके डेड होते हैं तो उसका एनर्जी का इनटेक उनको करना नहीं है। तो एनर्जी की जो नीड है प्लांट्स में वो क्या होती है, लो होती है। ओके, तो अगर उनके अंदर ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा सा स्लो भी हो न्यूट्रिएंट्स का और एनर्जी का, तो भी काम चल जाता है, क्योंकि जब ज़रूरत कम है तो धीरे धीरे ही अगर सब्सटेंसेस पहुंच रहे हैं तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो जो यही बात कही गई है कि क्योंकि हम जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, हम ट्रैवल करते हैं, तो हम ट्रैवल करते हैं तो हमारे अंदर एनर्जी का लॉस ज़्यादा होता है, हमारे सेल्स सारे लिविंग हैं तो वो ज़्यादा एनर्जी का इनटेक करते हैं। तो हमारे अंदर अगर स्लो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स होगा तो क्या हो जाएगा, जो भी ऑर्गन एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए एनर्जी की शॉर्टेज हो जाएगी, क्योंकि सामान बहुत धीरे धीरे, एनर्जी बहुत धीरे धीरे पहुंच रही है ना। तो हमारा ऑर्गन जो है वो कोलैप्स कर सकता है, फेल हो सकता है। लेकिन प्लांट्स में ऐसा नहीं होता, क्योंकि उनकी एनर्जी की डिमांड जो है वो बहुत लो है और स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम वो आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो जो प्लांट्स का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है वो करता क्या है कि लीव्स के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, उसको प्लांट्स के अलग अलग हिस्सों में ले आना, एज वेल एज रूट्स जो रॉ मटेरियल ऑब्टेन कर रहा है सॉइल से, उस रॉ मटेरियल को भी अलग अलग पार्ट्स में ले जाने का काम करना। यही ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम प्लांट्स का इन्हीं जगहों पे काम करता है। तो दो तरीके हैं जिससे कि ये चीज़, सारी ट्रांसपोर्टेशन की चीज़ें जो है वो ऑब्टेन की जाती हैं। तो आपको बात समझ आएगी कि प्लांट ट्रांसपोर्ट में होता क्या है कि जो एनर्जी बनी है लीव्स में उसका ट्रांसपोर्ट करना, एज वेल एज जो रॉ मटेरियल सॉइल से ऑब्टेन किया गया है उसका ट्रांसपोर्टेशन करना। तो उसके लिए दो तरीके से इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। पहला है जाइलम। जाइलम का काम क्या होता है कि वाटर और मिनरल्स जो सॉइल में हैं उनको ऑब्टेन करना, उनका ट्रांसपोर्टेशन करना, ठीक है। तो जाइलम ये सब आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, इनके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है। तो जाइलम जो है वो क्या काम करता है, वाटर और मिनरल्स को ऑब्टेन करता है सॉइल से और इनका ट्रांसपोर्टेशन करता है। और वहीं फ्लोएम जो है वो क्या करता है, जो भी लीव्स के अंदर फोटोसिंथेसिस की वजह से प्रोडक्ट्स बने हैं उन प्रोडक्ट्स का प्लांट के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ट्रांसपोर्टेशन करना, ये फ्लोएम का काम होता है। तो ये दो पाथवे होते हैं, जाइलम और फ्लोएम, और इन्हीं दोनों पाथवे से प्लांट्स अपने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को गवर्न करता है। अब देखिए पहला टॉपिक हम जो बात करेंगे कि वाटर का ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स के अंदर कैसे होता है। तो मैंने बताया है कि वाटर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए कौन सा सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है, जाइलम वाला सिस्टम जो है वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जाइलम जाइलम के अंदर कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि वेसल्स होते हैं, ट्रेचिड्स होती हैं, ये सारी चीज़ें आप 9 में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो ये जो वेसल्स और ट्रेचिड्स होती हैं ये क्या करते हैं, ये रूट्स में जो जाइलम है, स्टेम में जो जाइलम है ना, ये सारे जाइलम एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, है ना। ऐसे कनेक्ट हो के पूरा एक ट्यूब फॉर्मेशन करते हैं, एक पाइप का फॉर्मेशन करते हैं, जिससे कि एक कंटिन्यूअस वाटर सिस्टम डेवलप हो जाता है, एक चैनल डेवलप हो जाता है, और उस चैनल के थ्रू सॉइल से जो पानी आता है वो पानी उस कंटिन्यूअस चैनल के थ्रू जो है प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में चला जाता है जाइलम के थ्रू। रूट्स पे क्या होता है, रूट्स में जो रूट्स की जो सेल हैं वो सॉइल के डायरेक्ट कांटेक्ट में होती हैं, और कांटेक्ट में होने की वजह से वो सॉइल में जो आयंस वगैरह हैं उनको वो ऑब्टेन करना शुरू करती है, उसका इंटेक करना शुरू करती हैं। तो जब वो इंटेक करना शुरू करती हैं तो उससे होता क्या है कि रूट और सॉइल के बीच में एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है, कंसंट्रेशन का डिफरेंस जो है वो डेवलप हो जाता है रूट और सॉइल के बीच में। तो इस वजह से जो वाटर है
वो सॉइल से रूट्स के अंदर मूव करने लगता है, सो दैट ये जो डिफरेंस क्रिएट हुआ है आयंस का उसको हटाया जा सके। और ये जो मूवमेंट होता है वो बना रहता है रूट्स के अंदर वाटर का, और इस तरीके से वाटर कॉलम जाइलम जो है अपना पहले से बनाए रखते हैं, कंटिन्यूस वाटर कॉलम बनाए रहते हैं एक दूसरे से ज्वाइन होकर जाइलम, और वाटर को अपवर्ड पुश करते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये जो प्रेशर होता है कि पानी जो है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू जो है अपने आप चढ़ता रहे, ये इतना प्रेशर जो है काफ़ी नहीं होता है। अगर प्लांट जो है बहुत ज़्यादा टॉल है, उतनी हाइट तक पानी को पहुंचाना इस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू पॉसिबल नहीं है। उसके लिए प्लांट्स को एक दूसरा स्ट्रेटजी अपनी चेंज करनी पड़ती है, दूसरा तरीका अपनाना पड़ता है, सो दैट वाटर को जो है वो प्लांट के हाईएस्ट पार्ट्स तक पहुंचा सके। और इस स्ट्रेटजी को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके डल, अब तक जो पढ़ाया गया उसको रिवाइज कीजिए, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।